हम इस मंच के जरिए समझते हैं कि सरगुजा को विकास की पैदान पर किस तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें जनप्रतिनिधियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और चूंकि ये पिछला फेज चुनाव का दौर रहा, चुनाव के बीच में दोनों पार्टी जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और इसमें ये चीज देखने को मिला कि सरगुजा के विकास की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन बावजूद इसके सरगुजा अभी तक जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए तो उस रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ा। और सरगुजा का एक खासियत यह भी है कि सरगुजा जिस पे मेहरबान होती है उस पे मेहरबानी पूरी लौटा देती है, चाहे कांग्रेस को एक तरफा सीट मिली हो 14 की 14, चाहे बीजेपी को एक तरफा मिली हो। डॉक्टर साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सरगुजा की तासीर को लेकर। जी ये बात सही है कि एक तो सरगुजा सीधे साधे लोग की जगह, और आपने कह ही दिया कि जिस पे मेहरबा होती है तो पूरे तरीके से मेहरबा हो जाती है। कुछ चीजें रहती हैं कि हो सकता है कि हम लोग जो सरगुजा वासियों को जो अपेक्षाएं थी वो हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाया होगा, और हो सकता है कि हम यहां से सीएम भी नहीं दे पाए हों। वो सवाल मेरे जहन में भी था। ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो इन बातों को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे वोट जब हमारी इच्छा पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्यों जाया करें। एक लाइन ये भी था पब्लिक का, क्योंकि हम लोग फील्ड में ही थे और हम तो खुद चुनाव भी लड़ रहे थे, तो ये सारी बातें फील्ड में आई। और ये मंच इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि आप जैसे जनप्रतिनिधि मौजूद है जो खुद चुनाव में लगातार लोगों से रूबरू हो रहे थे, सीधे संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और आपने जो ये बात रखी निश्चित तौर पर सरगुजा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी मांग थी, एक बड़ी उम्मीद थी इस क्षेत्र के लिए। जी। और क्या आपने महसूस किया क्षेत्र में दौरा करने के दौरान? अभी भी मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज हैं, सेंट्रल पार्ट तो बहुत अच्छा दिखता है। मान लिया कि हम कहें कि करजी अच्छा दिखेगा, बलरामपुर अच्छा दिखेगा, रामानुजगंज अच्छा दिखेगा, लेकिन हम एकदम एंड स्टेज पे अगर पहुंचते हैं तो उन एरियाज में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। चाहे वो शासन की योजना हो, चाहे पहुंच के लिए मार्ग की बात हो, या पुल पुलियाओं की बात हो, इन सब चीजों को भी अब हम लोग को इन समस्याओं को लेके चलना पड़ेगा, तब हम उनके तक अप्रोच बना पाएंगे। मुझे यह महसूस हुआ। राकेश जी, हर पार्टी ये चाहती है कि जब वो सत्ता में आए तो कुछ ऐसा करे कि नजीर बने। आपकी पार्टी ने भी 5 साल में जो विकास कार्य किए वो सबके सामने है, लेकिन अमूमन अब एक ट्रेंड हो चला है कि जो विकास कार्य और जो परियोजनाएं होती हैं जिन नामों पे, वो सत्ता बदलते ही बदल दी जाती है। इन दिनों ये काफी कुछ देखने को मिल रहा है। आपकी सरकार में भी ऐसा ही था और मौजूदा सरकार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो सरकार में योजनाएं आती हैं वो योजनाएं जनहित की रहें और ऐसे लोगों के नाम के साथ जुड़ के चलें जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया हो। लेकिन जब ये देखने को मिलता है कि एक उदाहरण के तौर पर, चूंकि सरगुजा में बैठे हैं हम लोग, कि ऑक्सीजन पार्क एक विक्स मित्र ओपी अग्रवाल जी के नाम पे रहा और उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और उसका उन्होंने नाम बदल दिया। ये सरगुजा में पहली परंपरा की शुरुआत है, और ये जो एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है, ये परंपरा आगे भी बढ़ेगा। रह गया सरगुजा में कुछ ऐसे काम जिनके पूर्व सरकार में हम लोग के रहते कुछ नजीर बनने की बात हो। तो स्थानीय जिले के अंदर की बात मैं कहूं तो पंचायत का जो पुनर्गठन हम लोगों ने किया, नवीन पंचायतों की जो हमने स्थापना की, 399 पंचायत पहले थे और आज 439 पंचायत सरगुजा में है। इससे एक बड़ी उपलब्धि जिले के ग्रामीण रूरल एरिया में डेवलपमेंट का एक स्वरूप अब तैयार होना शुरू हो गया था और दिख रहा है। जहां तक दूसरी बात कहें तो आज जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहा है
दोनों पार्टी के लोग धान खरीदी में किसानों के साथ काम करने को बहुत आतुर हैं, उनका बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो आज जो हम लोगों ने समितियों की स्थापना शुरू की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों का जाल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना गौरव पथ के माध्यम से हमने किया, और पूरे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो काम हम लोगों ने किया वो 5 साल में एक बड़ी उपलब्धि रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक भी ऐसा भवन नहीं बचा उप स्वास्थ्य केंद्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते वो कार्य को हम लोगों ने स्वीकृति दिलाई और वो सब निर्माण भी शुरू हो गए। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो काम किया कि आज जो बिजली के लिए हम लोग इतने तकलीफ और दिक्कत और परेशानी में हैं, लेकिन जिस तरीके से सब स्टेशंस अंबिकापुर के पेरीफेरी में सभी तरफ, या जिस तरीके से बड़े सब स्टेशंस का जो घंगरी में जो हम लोगों ने भूमि पूजन किया, लखनपुर में जो किया, इन सब के स्वरूपों को देखकर कैसा लगता है। इरिगेशन का जो जाल बिछाने का प्रयास किया गया और पुरानी योजनाओं को बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाने की जो बात की गई, तो इन सब कामों में कहीं ना कहीं एक प्रयास बेहतर हुआ है और काम करने की जरूरत थी, या एक प्लानिंग बना हुआ था। लेकिन अब दौर बदला है, अब बीजेपी को देखते हैं कि वो कितना करते हैं, लेकिन जो काम मौका जितना लगा उसमें कोविड काल को देखते हुए एक 5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत कुछ करने का प्रयास किया। चलिए, अब विपक्ष में, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हाल फिलहाल में देखिए कि जो भी कुछ मुद्दे हो रहे हैं, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए जैसे बीजापुर में जो घटना निकल के सामने है, अभी सरगुजा में ही कि आप देखिए किस तरह से प्रसव हो गया, उसमें काफी हंगामा होता रहा। विपक्ष ने इस मामले को काफी जोर से उठाया। डेंगू मलेरिया के भी मसले लगातार इस पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सरगुजा के पिछड़ेपन की तो बात होती है, लेकिन यही सरगुजा जब राष्ट्रीय फलक पे कुछ अवार्ड हासिल करता है तब इसकी चर्चा जोरों पे होने लगती है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, जब स्वच्छता दीदी के नाम पे पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, भूमि प्रबंधन में इस भाग का काफी नाम हुआ, राष्ट्रीय अवार्ड मिला, ग्राम पंचायतों का अवार्ड मिला, वो भी राष्ट्रपति के हाथों। तो आपको नहीं लगता कि सरगुजा में बहुत कुछ है, बहुत कैलिबर है, एक सही दिशा में इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? हम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ यहाँ की जो जनता है उनको भी कुछ बेहतर कर जाने की इच्छा हमेशा से रही है और सभी ने बेहतरी के लिए सोचा है। और विशेषकर जो यहाँ की स्थानीय समस्या है उसको सब मिलके हम लोग आपस में सुलझाते हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जैसे अभी शहर में पानी की समस्या हो रही है, कई प्रयासों के बावजूद बाकी का कैचमेंट एरिया चूंकि कम हो गया, उसका भराव कम हो गया, ऊपर से अल्प वर्षा अलग। पिछली बार हम लोगों ने गागर बाकी कनेक्टिविटी एक योजना शासन को पुटअप किया है, अभी भी उसको हम लोगों ने पुटअप किया है ताकि बाकी को हम हमेशा के लिए रिचार्ज कर पाए। तो जो भी बड़ी समस्याएं आई हैं उसके लिए हम लोगों ने सबने मिलकर किया है। आप बोल ही रहे हैं कि जैसे स्वच्छता दीदी, या फिर ये कहें कि हम अपनी महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किए और शहर को साफ करते हुए, जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अंबिकापुर का नाम हुआ, उसमें हमारे सभी सम्मानित नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, सभी जनप्रतिनिधियों का, महाराज साहब के गार्जियनशिप का, हमारे प्रशासन का, माने एक एक व्यक्ति जो सरगुजा में था, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे यहाँ की आम जनता हो, सबने मिलकर किया। उसी प्रकार से हमारी इच्छा थी कि यहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा सेंट्रल लाइब्रेरी होना चाहिए। हजारों बच्चे हमारे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी हो, अच्छा एजुकेशनल हब हो जाए इस एरिया में, तो मुझे लगता है 200-300 किलोमीटर का जो डाया है वहां के बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे, उतना खर्च नहीं होगा, मजबूत होंगे, तो हमें देख के अच्छा लगेगा। ये बात अभी चूंकि हमने पिछले समय ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था बड़े लाइब्रेरी का, लेकिन अभी एक नालंदा पुस्तकालय करके एक नया प्रोजेक्ट अभी शासन ने लाया है, उसके लिए अभी सारे प्रोजेक्ट्स मंगाए थे। मुझे लगता है कि वो पहल हम लोग का कारगर होगा और हम बच्चों के लिए अच्छा किया ऐसा सोच पाएंगे। चलिए, आपने एजुकेशन की बात की, लेकिन मैं हेल्थ पे आना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के जो पायदान होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा की बात होती है।
शिक्षा में ठीक है कि सरकार जो पिछली सरकार ने जो काम किया, मौजूदा सरकार क्या कर रही है, लेकिन आप खुद हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, आप नब्ज जानते हैं यहाँ के मौजूदा स्थिति क्या है स्वास्थ्यगत वजहों में आपको नहीं लगता कि काफी पिछड़ा है सरगुजा, बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है? मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो एक 15 साल और पिछले 5 साल जब महाराज साहब 3 साल का भी जिक्र कर ले तो बेहतर होगा शुरुआत के। जी 3 साल का जिक्र जोगी जी के कार्यकाल की मैं चर्चा कर रहा हूं। हाँ ठीक है। जी अभी जो पिछला 5 साल महाराज साहब के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो सोच आया कि किसी को पैसे नहीं लगना चाहिए, अपने गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत होना चाहिए, इन सब रास्तों पे बहुत अच्छे से काम किया। हमर क्लिनिक हो, हमर लैब हो, ये एक इस पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य को मजबूत करने की एक बहुत अच्छी पहल थी, जो कि आज भी चल रही है और वो चलेगी। हमारा जो एमएमयू है, जो वैन रूरल एरियाज में जाके, अर्बन रूरल में जाके काम कर रहे हैं, ये सब एक अपग्रेडेशन है और इन सब से लोगों को फायदा हुआ। और जो गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करने की महाराज साहब की जो सोच थी, वो बिल्कुल, हम चूंकि मैं पहले गवर्नमेंट सेक्टर में था, हम लोग उस समय काम करते थे, बहुत सीमित संसाधन थे, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत होती थी और आक्रोश का सामना आम जनता का करना पड़ता था। लेकिन आज पिछले 5 साल में महाराज साहब के पहल से सीटी स्कैन का नया मशीन लग गया, एमआरआई लग गया, आ गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, बड़े लैब के सामान आ गए। तो इस तरीके से मेडिकल कॉलेज का जो नींव रखा गया था, उसको आगे तक, एंड स्टेज तक आज मेडिकल कॉलेज की क्लासेस अपने बिल्डिंग पे लग रही है। तो ये सब जो पहल था, ये बहुत अच्छा पहल था। राकेश जी, आज जब हम सरगुजा की बात कर रहे हैं, सरगुजा संभाग के लिए आज स्वर्णिम अवसर भी है कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से हैं, तो ये अब उम्मीदें बढ़ जाती है कि बहुत कुछ आएगा। आप देखिए कि रेल कनेक्टिविटी की बात हुई है पत्थलगांव जसपुर को जोड़ने के लिए, जो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग रही। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और पिछले 4 और ये 5वां कार्यकाल बीजेपी का है, सांसद का। लगातार बातें तो हो रही हैं, पर फील्ड में रिजल्ट देखने की जरूरत है। और यदि इस पे कोई डेवलपमेंट होता है तो सरगुजा का एक एक जन इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करेगा। लेकिन रिजल्ट हम लोगों को बातें से ऊपर बढ़ करके हमें फील्ड पर देखेंगे तो हम लोगों की तसल्ली होगी। और बहुत 4 प्रमुख जो रेल योजना में देख पा रहा हूं, जिसमें धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदग्गा नई रेल परियोजना की चर्चा हुई है दिल्ली में, अंबिकापुर बरवाडी नई लाइन परियोजना, खरसिया नावा रायपुर परम कासा नई रेल लाइन परियोजना और रावागढ़ जगदलपुर, इसमें 2 रेल परियोजना तो इसी क्षेत्र से ही संबंधित है। इसको आप भली बातें समझते होंगे। दोनों रेल परियोजना को हम समझ रहे हैं और अब महसूस कर रहे हैं कि अगर ये दोनों रेल परियोजना सरगुजा को मिलती हैं तो इससे सरगुजा का विकास होगा। लेकिन चर्चा परिचर्चा से ऊपर पिछले 20 सालों से 4 चुनाव से हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पे चर्चा परिचर्चा हो रही है, लेकिन इस पे सार्थक पहल होकर के यदि इस पे काम चालू होता है तो हमारे सरगुजा वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। ये दोनों रेल परियोजना के लिए सरगुजा का एक एक जन अपने दिल दिमाग में रखा है कि हमारे, अब तो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन काल में दोनों परियोजनाएं दिख जाए। इतना एक महत्वपूर्ण योजना है और इस पे अगर पहल होती है तो ये स्वागत योग्य है। चर्चा जब आपने की, एक चर्चा और थी हवाई मार्ग से जोड़ने की, दरिमा एयरपोर्ट को लेकर आपकी सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाया। सरकार ने पूरी कोशिश की। एक सीमित समय पर सरकार ने 2B से 3CA के लेवल का हमने रनवे बना दिया, एयरपोर्ट कंप्लीट कर दिया। लगातार चलता रहा इसके लाइसेंसिंग के लिए। आदरणीय TS सिंहदेव जी ने तत्कालिक उड्डयन मंत्री से भी लगातार बात की, संपर्क किया और जब स्वीकृति हुई तो उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन पूरे देश में जब 14 एयरपोर्ट का उद्घाटन एक ही दिन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, चुनाव के 1 सप्ताह 10 दिन पहले, और चुनाव के
दो चार पांच दिन पहले अंबिकापुर का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन जितने जगह पे पहले उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, वहां से आज हवाई सेवाएं प्रारंभ हो गई। लेकिन अभी तक हमारे यहां हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हुई है। अखबारों में आते रहता है कि ये फला कंपनी टेंडर डाल रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन इस आदिवासी अंचल को अभी भी हवाई सेवाओं का इंतजार है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड का काम अपने समय पर कर दिया। राशि आई नहीं आई एक महत्वपूर्ण विषय नहीं था उस समय, एक जुनून था छत्तीसगढ़ सरकार को, कांग्रेस की, कि इसे समय रहते कर दिया जाए, और हमने कर दिया। लेकिन लाइसेंसिंग प्रक्रिया और लगातार उनके चेकलिस्ट को हम लोग बहुत माइन्यूटली स्टडी कर करके, जब भी एविएशन वाले चेकलिस्ट देते थे उसको जितना जल्दी हो सकता था तत्कालिक कलेक्टर और उनकी टीम ने भी बहुत ध्यान देकर के काम किया। स्वीकृत हो गई, कंप्लीट हो गया, लाइसेंस मिल गई, लेकिन अब उड़ान का इंतजार है। चलिए, उड़ान का निश्चित तौर पर इंतजार हमेशा रहता है और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन राकेश जी, आप ये क्या मानेंगे कि जो 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा, सरगुजा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सरगुजा के लिए पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उसमें एक उपलब्धि मेडिकल कॉलेज को मैं मानूंगा कि जो मेडिकल कॉलेज 0 ईयर में मिला था, वो मेडिकल कॉलेज टीएस सिंहदेव जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते, वो आज 125 सीट एमबीबीएस और 46 या 48 सीट पीजी के 11 से अधिक विषयों पे मिल गया। एक मैं इसे बड़ी उपलब्धि सरगुजा के लिए मानता हूं। सरगुजा के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि जो रूरल एरिया में सिंचाई के संसाधन जो मृत प्राय पड़े हुए थे, वो सब स्वीकृत हो गए, काम हो गए, किसानों तक पानी पहुंचने लगा। एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। सरगुजा की तीसरी बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि पंचायतों का जो पुनर्गठन किया उन्होंने, 399 से 439 पंचायत जो बनाए, वो एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। महसूस करता हूं आज जब मैं गांव में जाता हूं कि मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग या तो नया बन के कंप्लीट हो रहा है या कोई भी बिल्डिंग का पुराना बचा नहीं है, तो ये मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूं। तो ऐसे बहुत से काम है। रोड, सड़कों का जाल जो उदयपुर जैसे, सीतापुर जैसे क्षेत्र में, लुंड्रा जैसे क्षेत्रों में जो बिछा, जो पुल पुलिया बने, वो बड़े बड़े सड़कें बनी। लुंड्रा से धौलपुर सड़क एक सपने का जैसा था, वो बन गया। दरिमा से लेकर के मैनपाट तक की सड़क बनी। तैसे बहुत से सड़कों का जो जाल बिछा, उसे मैं एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास का जो स्वरूप है, पिछले 5 साल में 2 साल कोविड को ध्यान में रखते हुए जो हुआ, वो कहीं ना कहीं पे एक संतोष तो देता है। लेकिन और जनप्रतिनिधि के नाते मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे उम्मीद हमारे ग्रामीण और शहर के पब्लिक ने किया था जिसपे हम लोग पूरा नहीं हो पाए, उस कारण से आज हम लोग पीछे। लेकिन राकेश जी, चुनाव के समय में ये देख रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का जब दौर था, तो बीजेपी का ये कहना होता था कि पुराने कार्यों को ही कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा पाई, ना कोई एक शिलान्यास हुआ, ना कोई लोकार्पण हुआ। इस तरह की बातें आपने भी निश्चित तौर पर कई मंचों से बीजेपी के नेताओं के द्वारा सुना ही होगा। बीजेपी के नेताओं को ये जो चुनाव जीते हैं, वो उन्हें उम्मीद नहीं था। ये किसी अन्य कारणों से, जिसे मैं मंच पर नहीं कह रहा हूं, के कारण सरकार बीजेपी की बनी। शिलान्यास और नए कार्यों की स्वीकृति की लिस्ट इतनी लंबी है कि या तो वो कभी समाचार पत्रों को पढ़े नहीं, या जाने नहीं, या देखे नहीं, कि आज हमारे स्वीकृत कार्यों को ही कर दें भाई। 111 करोड़ रुपए के स्कूलों का हम लोगों ने भूमि पूजन किया, स्वीकृत हो गई, राशि आ गई, अतिरिक्त कक्ष के और छोटे बिल्डिंग्स के। आज सारे आत्मानंद स्कूल था तो उसके लिए बजट का निर्धारण ही नहीं था जी। आत्मानंद स्कूल जो आपका था, हाँ, आपकी सरकार का, उसका बजट का निर्धारण ही अलग से नहीं था, वो डीएमएफ फंड के जरिए चल रहा था। देखिए, डीएमएफ फंड के जरिए चल रहा था जी। डीएमएफ जिले का फंड है, आत्मानंद स्कूल जिले का हिस्सा है। लेकिन क्या अन्य जो चीजें आत्मानंद स्कूल के अंदर ऐड किए गए, वो सारे के सारे स्टेट बजट से हम लोगों को मिले। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण स्टेट बजट से हुआ। आत्मानंद के अंदर जितने आंतरिक कार्य हुए उसमें डीएमएफ का पक्का हिस्सा लगा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज वहां पे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी क्या डीएमएफ से मिल रहा है। तो ये बीजेपी जिस बात को कह रही है, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आत्मानंद स्कूल में इतनी अच्छी जो पढ़ाई हो रही थी, आज उसका ग्लैमर धीरे धीरे टूट रहा है, कम हो रहा है। तो पीएम श्री योजना के तहत में स्कूलों का जीर्णोद्धार और उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। लेकिन एक बात और कि मैं पीएम श्री के बारे में बात पूरा कर दूं जी। पीएम श्री योजना कागजों पे है, ऑनलाइन है, यूट्यूब में है, फील्ड में नहीं है। आज पीएम श्री योजना के बोर्ड को आप देखेंगे और एक टपरी में स्कूल बना हुआ है पिछले 3 साल से सोगा का, देख के यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना लगा दी पीएम श्री योजना, और उसमें भी 10 रुपए खर्च नहीं हुए पिछले 3 साल में।
सोहगा स्कूल की बात है। पीएम श्री योजना कितनी मिली हमको? जिले के अंदर 8 स्कूल मिले, हर ब्लॉक में 1 स्कूल। अगर हर ब्लॉक में 1 स्कूल मिलने से काम चल जाएगा? तो केवल ये जो बातें कह रही है वो केवल हवा में है। अभी पीएम श्री कहीं एक मॉडल के धरातल में तौर नहीं पर दिखा। विकसित करने की बात होती है, एक मॉडल के तौर पर विकसित किया जाए, तो लेकिन उसको विकसित करें ना, बोर्ड के अलावा बाकी सब कुछ विधानसभा करें। में मामला ये उठा कि आत्मानंद स्कूल के रंग रोगन में काफी अनियमितता बरती गई, करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए वहां पे। सरकार में बैठे हैं और किसी ने भी अगर गलती किया है तो उसको पक्का कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में बैठी है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बड़े पद पे हैं, उन्हें जांच करके त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर यदि किसी ने घोटाला किया है तो उस पर रुकने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके मंच के माध्यम से मांग करूंगा कि ये घोषणावीर न बन के कम से कम फील्ड में उसे दिखाएं और पूरी जांच करने के लिए सारे फाइल डॉक्यूमेंट उनके पास है, करके दिखाने चाहिए। एक कार्यकाल, ये आज 7 महीना हो गया बीजेपी का, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई आउटपुट आना चाहिए। हमारा स्कूलों के में जो कई कई करोड़ रुपए वापस चले गए, राशि रोक दिए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास में आज कम से कम 35 स्कूलों के कई करोड़ रुपए रखे हुए हैं, जिसमें अतिरिक्त कक्ष बनने थे, कई और अतिरिक्त कक्ष के काम होने थे। इन सब चीजों का हम लोगों को ऐसा उम्मीद था कि सब में काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये स्कूलों के बारे में बात रह गई। आप किसानों के बारे में कुछ इस सीजन में नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आपने बात उठाई नहीं तो आप निश्चित तौर पर उस बात को रखिए। किसानों का मुद्दा तो काफी महत्वपूर्ण है, धान का कटोरा है, और धान के इस कटोरे में किसानों की बात ना हो तो बेईमानी से लगेगी। इस मानसूनी सीजन में जी। हम लोगों के यहां सबसे कम बारिश हो रही है। सरगुजा जिला पूरे प्रदेश में सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है अभी, और यहां पे यूरिया और डीएपी सोसाइटियों में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दूसरी चीज, वैकल्पिक कृषि की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज 18 जुलाई हो गया और बारिश, औसत बारिश से 60% कम है। वृक्षारोपण के लिए मनरेगा में एक प्लांट का भी प्लान अभी तक फॉरेस्ट ने नहीं जमा किया है। मैं आपके माध्यम से जिले के लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सरकार की सोच किस तरीके से जा रही है। और कई लाख पेड़ कटने के बाद जब हमें यह पता चलता है कि कटघोरा के आसपास तक की बारिश अच्छी हो रही है, आप भी अभी रायपुर बिलासपुर की तरफ से आ रहे हैं, और कटघोरा के बाद में बारिश कमजोर हो रही है जिले में, तो यहां का किसान बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारा जो हसदेव कटा है अभी, मैं राजनीतिक बात में किसानों की तरफ से बात कर रहा हूं, हसदेव कटने के बाद यहां पे बारिश अगस्त से पहले नहीं हो रही है। आज हम लोग डीडी एग्रीकल्चर से बात कर रहे हैं कि वैकल्पिक कृषि पे बात होनी चाहिए। आज हमारे किसानों के पास में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आज हमारे किसानों के पास में डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राकेश जी, आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, चुनाव में उन्हीं किसानों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। देखिए, ये लोकतंत्र है। अगर किसानों ने विधानसभा में हमसे मुंह मोड़ा, और उस समय यदि हम लोग 40,000 वोट से पूरे जिले में पीछे थे, तो लोकसभा आते आते हम 3,900 वोट से पीछे हैं। लोकतंत्र में यदि हमसे कहीं कोई चूक हुई है, जो भी मिला हमें वो स्वीकार है, लेकिन बात तो हम उनके लिए करेंगे और उनके पक्ष के लिए करेंगे कि आज 18 जुलाई को बारिश न हो और मैं किसानों की बात इस प्लेटफॉर्म पे न रखूं, और आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिए हैं, तो मैं उनके हित और उनके लिए तो मैं प्रयास करूंगा कि शायद ये सभी आवाज वर्ग आपकी की तरफ बात पहुंचे। होनी चाहिए, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो। आपकी कांग्रेस की सरकार भी इन्हीं वर्गों की बात करती थी, आज मौजूदा सरकार भी इन्हीं वर्गों की बात करती है, लेकिन जो भी हुआ सभी जानते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने भी चुनाव फाइट किया और निश्चित तौर पे आपकी छवि जो है साफ सुथरी छवि मानी जाती है, और ऐसा माना जा रहा था कि आपकी सीट तो कम से कम श्योर है, श्योर आएगी आपकी सीट। बहरहाल लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमन चुनाव में जो देखने को मिल रहा है कि जो रेवरी कल्चर काफी, एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी उससे बढ़ चढ़ के बात करती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। आपको नहीं लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ठीक है आप बात कीजिए, लेकिन एक बहुत बड़े कैनवास में जो वादे कर दिए जाते हैं उनको पूरा करने में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है, चाहे आपकी सरकार की बात हो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार की बात हो। बहुत कठिन चीज बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि एक पढ़े लिखे होने के नाते, और चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की, इकोनॉमिक कंडीशन जो जिस दिशा में जा रही है, मुझे लगता है कि जो हम घोषणाओं में जो मुफ्त में चीजें देने की बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए।
अगर वाकई में हमें अपने एस्टेब्लिशमेंट पे या एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए अगर वाकई में पहल करना है, तो पहले भी काम होते थे। पहले भी गांव में सड़क बनती थी, भले ही वो कच्चे बनते थे। मनरेगा उस समय दूसरे नाम से होता, राहत कार्य के नाम से होता था। उसके एवज में फिर चावल मिलता था या ऐसे मिलता, माने चीजें मिलती थी। अब छोटे छोटे थे, हमें याद है, लेकिन काम तो उस समय भी होता था। आज हम आर्थिक स्थिति सोचें, चाहे राज्य की ही चाहे किसी भी चीज की। आज हम निगम के क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं तो विभाग में पैसा नहीं है। वही छत्तीसगढ़ है, वही प्रदेश है, तो इकोनॉमी कैसे अपग्रेड होगा? तो जो बढ़ चढ़ के मुफ्त में हम ये देंगे, मुफ्त में हम ये देंगे, ऐसा करते करते आज हम अपनी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर किए हैं, जिससे कि जो बेसिक चीज है, आप मजदूर किसानों के लिए इरिगेशन के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पा रहे हैं कि उनके सिंचाई की परियोजना को आगे बढ़ा पाए। आप शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सड़कों के लिए बेहतर पैसा दे नहीं पा रहे हैं। आज हम शहर में तो ठीक है, हम थोड़ा सा यहां से रामानुजगंज रोड निकल जाएं तो वहां के लोग को कितनी तकलीफ होती होगी, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे एजुकेशनल पर्पज से आ रहे हो, चाहे बिजनेस के पर्पज से आ रहे हो। तो इन सब चीजों में पैसे लगाने की जरूरत है, जिससे कि समय की भी बचत हो, पैसे की भी बचत हो। हम जो जरूरत है उस चीज पे हम पैसा लगाएं, ताकि हम आर्थिक स्थिति को भी अपग्रेड करें और लोगों को भी अपग्रेड करें, एजुकेशन पे खर्च करें। आज हमारा एजुकेशन आज कहां कितने महंगा हो गया। मैं चिकित्सक हूं, आज मैं हॉस्पिटल में अगर किसी को बिलिंग कर दूंगा तो लोग मारने पे उतारू हो जाएंगे। लेकिन हम इस चीज पे पहल क्यों नहीं करते हैं कि हम अगर 1 करोड़ रुपए करके एमबीबीएस कराएंगे तो वो पिताजी और वो बच्चा पैसा कहां से लाएगा? अगर हम अपने एजुकेशन को एक कंफर्टेबल करें तो नीचे की स्थिति भी, जो हॉस्पिटल की स्थिति है या चिकित्सक की स्थिति है या हमारे बच्चों की स्थिति है, वो इतना महंगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। आप पीजी करना चाहेंगे तो कोई 2 करोड़ बोल रहा है, कोई 3 करोड़ बोल रहा है। तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम एक भारत की स्थिति को या राज्य की स्थिति को एक लेवल अप्रोचेबल बना सकते हैं कि सब वहां तक अप्रोच कर सके, चाहे वो गरीब तबके का हो, मध्य वर्ग का हो, चाहे अमीर हो। तो ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए जिससे कि सब मिलके हम आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब, मेरी एक हेल्थ विशेषज्ञ से चर्चा हो रही थी। उन एक्सपर्ट का ये कहना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, कि आप ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज खोलिए, अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेजेस तो खोल दिए गए, क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है? जैसे जो डॉक्टर निकलने चाहिए, जो एक्सपर्ट होने चाहिए। आज की स्थिति देख लीजिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस, नीट की क्या स्थिति है, इंट्रेंस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि एक नई संस्था बनी। पहले एमसीआई कंडक्ट करता था ये जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम थे मेडिकल सेक्टर के, और उसमें कहीं पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन हुआ, नए स्वरूप में एनटीए बना, और एनटीए बनते ही आज पेरेंट्स अपने बच्चों को नीट और नीट पीजी दिलाने में संकोच कर रहे हैं। माने भारत में ये स्थिति हो गई है। 24 लाख लोग नीट दिए थे जिनका भविष्य अधर में लटक गया। इन सब पे बात करने की और स्पीच देने की जरूरत है, बजाय कि दूसरे चीजों पे, जिससे कि टूट फूट हो, अलग अलग हो, एक दूसरे को व्यक्ति मुंह छुपा के निकले। ऐसी स्थिति क्यों? इन सब चीजों पे बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा, आपने बहुत सही कहा है, हम लोग 10 किलोमीटर जाके पढ़ाई किए,
चिकित्सक बने। अगर हम कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो आपको अप टू मार्क टीचर्स भी देना पड़ेगा, तब तो आप अपने स्टूडेंट निकाल पाइएगा। एक समय में अभी डिसीजन हुआ था कि हम अपने जैसे फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करके आते हैं, फिर यहां एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो यहां पे भी जो जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट निकलेंगे, उनको भी फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, कैपेसिटी टेस्ट होगा और उसके बाद में फिर उनको डिग्री दी जाएगी। तो फिर तो आप अपने ही एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए, माने कि आप अपने स्टूडेंट्स को अप टू मार्क पढ़ा नहीं रहे हैं, तभी तो उनको फिर टेस्ट दिलाना चाह रहे हैं। तो इन सब सिस्टम को सुधारना चाहिए। कम सेक्टर हो, कम एजुकेशनल सेक्टर हो, इतना भी कम ना हो कि लोग वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन इतने ज्यादा भी ना हो कि आप एक स्कूल में सोचते हैं कि एक टीचर के भरोसे 12वीं तक की शिक्षा कई जगहों पे कभी कभी पढ़ने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं होना चाहिए। हम एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो हम कोई प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सक को बोरो करके अपना फुलफिल करते हैं, या दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर को बुला के उस कैपेसिटी को दिखाते हैं। ऐसी क्यों जरूरत पड़ना? इतने कॉलेज करे कि हमारे समय में एमपी में 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उस समय की पढ़ाई के टीचर्स को देख के हमको लगता था कि हमारे टीचर आ रहे हैं, हम सिर झुका के और ऐसा करके निकलते थे। लेकिन आज वो चीजें नहीं रह गई, एक कॉमन ऐसा स्कूलिंग जैसा हो गया, लेकिन पढ़ाई अप टू मार्क वहां तक नहीं हो पा रही है। पहले आज पीजी कंपलसरी हो गया, लेकिन उस समय तो एमबीबीएस होना ही बहुत बड़ी बात होती थी और वो पूरे कैपेसिटी के साथ अपनी सेवाएं देता था। एक समय था जब हम यहां पे सिर्फ एक डॉक्टर त्रिपाठी को जानते थे जो कि सिर्फ एमबीबीएस थे, लेकिन उन्होंने पूरे शहर को संभाल के रखा था। वो एजुकेशन होता था। तो वो एजुकेशन लाने के लिए हमें यह है कि हम जितने भी सेक्टर है उसको मजबूत करें, ना कि हम और नया सेक्टर खोलें। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात आपने रखी डॉक्टर साहब। राकेश जी, कुछ महत्वपूर्ण बात इस मंच के जरिए आखिरी में चलते चलते जो आप रखना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो बैठे हैं हम लोग, विकास पथ पे सरगुजा निरंतर आगे बढ़े और जो अच्छी योजनाएं पूर्व की सरकार ने भी लाई होंगी, वो सब योजनाएं वर्तमान में निरंतरता के साथ आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में जो चीजें हम लोगों ने दिया उसको आगे बढ़ाएं। किसानों के प्रति थोड़ी और जागरूक होने की जरूरत है कि आज खेतों तक पानी पहुंचने के लिए हमको तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों को रोज नई नई बातें सुनने को मिल रही, काम नहीं कर रहे, इन सब चीजों को लेकर के एक पॉजिटिव पहल के साथ में काम किया जाए। पंचायतों के साथ में मिलकर पंचायत का रूरल डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे से काम किया जाए। इतनी बड़ी योजना है, हमारे यहाँ कई 100 करोड़ रुपए की जेजेएम की योजना चल रही है, जल जीवन मिशन की। वो एक पॉजिटिव तरीके से काम चले तो एक उम्र बढ़ जाएगा। यदि हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो उम्र बढ़ जाएगा, और इसमें एक एक दिन जो लेट हो रहा है कहीं ना कहीं वो हमारे सरगुजा वासियों के लिए नुकसान और हो रही है। तो यही सब पॉजिटिव बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पहली जी धन्यवाद राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर अजय तिर्की सर। मैं आरके गांधी सर से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथियों को भेंट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले पैनल के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा उपेंद्र सिंह पैगरा जी को, ग्राम पंचायत सचिव महासंघ प्रदेश, श्याम साहू जी अध्यक्ष सचिव संघ जनपद पंचायत अंबिकापुर। आप भी आए और आज